भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। शाहीन बाग में फिर धरना शुरू करने पहुंची महिलाएं। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच दिल्ली में एक बार फिर से बड़े स्तर पर CAA और NRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस को ऐसा अलर्ट मिला है, लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट मिलने के बाद जब तक कोई कदम उठाती, शाहीन बाग की कुछ महिलाएं फिर से CAA NRC के खिलाफ धरना शुरू करने पहुंच गई। पुलिस को सूचना मिली तो वो भी मौके पर आ गई। थोड़ी देर बाद ही महिलाओं को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। वहीं इस अलर्ट के मिलते ही दिल्ली के सभी जिलों के DCP को कहा गया है कि अपने अपने जिले में कानून व्यवस्था के इंतजामों को लेकर सजग रहें और फोर्स को तैनात रखें। इसी के चलते पैरामिलिट्री फोर्स की कुछ कंपनियों को दिल्ली के कुछ थानों में रुकवाया गया है। दिल्ली पुलिस को जो अलर्ट मिला है उसके मुताबिक नॉर्थ दिल्ली के कुछ इलाकों में CAA NRC के खिलाफ फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। वहीं साउथ ईस्ट जिले के शाहीन बाग और आसपास के कुछ संवेदनशील इलाकों में भी फोर्स तैनात की गई है। यहाँ बुधवार की दोपहर कुछ महिलाएं CAA के खिलाफ धरना शुरू करने पहुंची थी। दिल्ली के और दूसरे इलाकों में भी प्रदर्शनकारी जमा हो सकते हैं। यह सूचना भी पुलिस को मिली है। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए दिल्ली समेत पैरामिलिट्री फोर्स की कुछ कंपनियों को अलर्ट पर रखते हुए दिल्ली के कुछ थानों में तैनात किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस ने बीजेपी नेता संबित पात्रा को तीसरी बार भेजा नोटिस। 8 जून को थाने में बुलाया। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को पुलिस ने तीसरी बार नोटिस जारी किया है। संबित को पहले 20 मई फिर 2 जून को रायपुर बुलाया गया, लेकिन वह एक भी बार पेश नहीं हुए हैं और अब 8 जून को तीसरी बार बुलवाया भेजा गया है। इस बार वे आएंगे या नहीं, यह राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय है। दरअसल सिविल लाइन थाना रायपुर में धारा 153A, 298, 505(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में संबित पात्रा से पूछताछ किया जाना है, इसलिए रायपुर पुलिस ने तीसरी बार नोटिस जारी कर 8 जून सुबह 11 बजे उपस्थित होने को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में 30 लाख प्रवासी वापस आ चुके हैं बिहार। नीतीश सरकार की बढ़ी अब ये चिंता। जी हां दोस्तों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत के अनुसार सोमवार तक 30 लाख से अधिक प्रवासी बिहार वापस आ चुके हैं। अभी भी उनके आने का यह सिलसिला जारी है। हालांकि अब रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन इस दौरान एक बड़ी चिंता बिहार सरकार को सता रही है। वो यह है कि भारी संख्या में प्रवासियों के आने से बिहार के शहरी इलाकों में दबाव बढ़ सकता है। रोजगार की चाहत में पलायन कर आने वाले लोगों का झुकाव तेजी से शहरों की ओर हो सकता है। दरअसल फिलहाल जो हालात हैं उसके हिसाब से देश के अन्य राज्यों में लोगों के जाने की संभावना कम दिखती है। इसके साथ ही एक बड़ी हकीकत यह भी है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की भारी कमी है। बिहार के नामचीन उद्योगपति सत्यजीत सिंह आशंका जता रहे हैं कि राज्य में आने वाले समय में नौकरी की तलाश में बड़ी संख्या में पलायन कर आने वाले श्रमिकों का झुकाव शहरी इलाकों में हो सकता है। बिहार सरकार लाख दावा करे कि बिहार में आने वाले श्रमिकों को रोजगार की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन जो रोजगार के हालात बन रहे हैं उससे यह नहीं लग रहा है कि सरकार उतना रोजगार उपलब्ध करा सकती है जितनी संख्या में लोग बिहार पहुंचे हैं। फिलहाल जो आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उसके मुताबिक कई सेक्टरों में सरकारी और गैर सरकारी रोजगार सृजन किया गया है, जो लगभग 6,50,000 के आसपास हैं। लेकिन बिहार में आने वाले श्रमिकों की संख्या लाखों में है। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ेगा और गाँव में नौकरी की व्यवस्था नहीं होने से झुकाव शहर की ओर हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन तनाव। कांग्रेस ने कहा LAC गतिरोध पर सच बताए सरकार, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि लद्दाख में चीनी सैनिकों की कथित घुसपैठ को लेकर सरकार देश को सच्चाई बताए और जनता एवं राजनीतिक दलों को विश्वास में ले। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि इस मामले में सरकार जो भी नीति अपनाएगी कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, सरकार से कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप चीन को लेकर कोई भी नीति अपनाएंगे, चाहे वह आक्रामक नीति होगी या फिर
बातचीत की नीति होगी। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आप तथ्य को छिपाते रहेंगे, तोड़ते मरोड़ते रहेंगे तो हम सवाल पूछते रहेंगे। सिंघवी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि भारत जिसे अपना क्षेत्र मानता है कि उसमें चीन के सैनिक अच्छी खासी संख्या में आ गए हैं और भारत ने स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, इस बात को छिपाने और देश को बरगलाने के लिए पत्र सूचना कार्यालय की ओर से अजीबोगरीब स्पष्टीकरण दिया गया कि मंत्री का बयान वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़ी अलग अलग धारणाओं के बारे में था और उनकी बात को इस तरह से पेश किया गया मानो चीन की सेना हमारे क्षेत्र में है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि तथ्यों को छिपाना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मजाक है। उन्होंने कहा कि सरकार को देश के सामने सच बताना चाहिए और राजनीतिक दलों, खासकर मुख्य विपक्षी पार्टी को विश्वास में लेना चाहिए। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग 1 महीने से चले आ रहे गतिरोध के संदर्भ में बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिक अच्छी खासी संख्या में आ गए हैं और भारत ने भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। सिंह ने कहा कि भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच 6 जून को बैठक निर्धारित है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ने कहा था आखिरी गन्ने तक चलेगी चीनी मिल, सरकारी मिल ही हुई बंद, किसानों का 750 करोड़ रुपए भी बकाया। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ और गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने घोषणा की थी कि किसान का आखिरी गन्ना खेत में खड़े रहने तक चीनी मिल चलेंगी, लेकिन सरकारी चीनी मिल ही इस आदेश को नहीं मान रही है। आज जिले की सरकारी चीनी मिल ही बंद हो गई है। जिले के किसानों का अभी भी 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। बुधवार को रमाला शुगर मिल बंद हो गई, जबकि किसानों का गन्ना अभी भी खेत में खड़ा है। रमाला शुगर मिल पर किसानों का 97 करोड़ रुपए का बकाया भी है। जिले में सरकारी शुगर मिल रमाला व बागपत के अलावा मलकपुर शुगर मिल का संचालन होता है। इसके अलावा बाहरी जिलों में भी जिले के किसान गन्ने की सप्लाई करते हैं। फिलहाल पेराई सत्र समाप्त हो चुका है। इसके बाद भी किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है। मलकपुर शुगर मिल पर किसानों का करीब 391 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। बागपत शुगर मिल 10 जून को बंद हो जाएगी। बागपत शुगर मिल पर 43 करोड़ रुपए बकाया है। इसी तरह बाहरी जिलों में स्थित शुगर मिलों पर जिले के किसानों का करीब 250 करोड़ का बकाया है। लगातार शुगर मिल बंद हो रही है, लेकिन किसी भी शुगर मिल ने किसानों के गन्ने का पूरा भुगतान नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निसर्ग को लेकर राहुल गांधी की अपील, खुद का रखे ख्याल, पूरा देश आपके साथ। जी हां दोस्तों, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। राहुल गांधी 3 जून को मुंबई पहुंचेगा तूफान निसर्ग। महाराष्ट्र और गुजरात पर चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है। निसर्ग 3 जून को मुंबई तट पहुंचेगा। शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। पुलिस ने लोगों की आवाजाही और सैर सपाटे पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा है कि चक्रवाती तूफान निसर्ग कल महाराष्ट्र और गुजरात पहुंच रहा है। इस कठिन समय में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। उन्होंने अपना ख्याल रखने की अपील करते हुए कहा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। जी हां दोस्तों, कुछ प्रश्नों पर उठाए गए थे सवाल। हाई कोर्ट ने भर्ती पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया। इससे पहले हाई कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को यूपी सरकार यूजीसी को भेजेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेंगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी।
सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल में जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यर्थियों को बहुत राहत मिलेगी। 2 जून को ही सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतरिम मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। चयनित उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upbasicedu.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिया गया है। इस बाबत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र से राहुल ने पूछा, क्या कोई चीनी सैनिक भारत सीमा में नहीं घुसा? जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव की खबरें आए दिन आ रही है। चीनी सैनिकों के घुसपैठ के बाद से भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारत सीमा में नहीं घुसा है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर मोदी सरकार क्यों मौन बैठी है। भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा कथित तौर से ये घुसपैठ लद्दाख में गलवान नदी वैली और पागोंग जिले के इलाके में हुई है। दरअसल नए सैटेलाइट इमेज आने के बाद LAC पर चीन सैनिकों की बड़ी संख्या में घुसपैठ को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ताज़ा जारी सैटेलाइट इमेज में बहुत अधिक संख्या में चीनी सैनिकों के घुसपैठ के आसार कम दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 5,000 से अधिक चीनी सैनिक LAC पर आ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट अभिजीत अय्यर मिश्रा का कहना है कि सैटेलाइट इमेज में जिस तरह से चीनी सैनिकों की हरकत सामने आई है, उससे लगता है कि बहुत ही कम संख्या में चीनी सैनिक सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे में LAC पर 5,000 चीनी सैनिकों का पहुंचना वाजिब नहीं लगता है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज जारी करने वाले भी काफी पढ़े लिखे होते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह बिहार में करेंगे डिजिटल रैली। तेजस्वी बोले, चुनाव की चिंता गरीबों की नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस साल के अंत में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद 9 जून को बिहार में डिजिटल रैली के साथ करेंगे। विपक्षी दल RJD ने शाह की रैली पर सवाल उठाए हैं। अमित शाह की इस प्रस्तावित डिजिटल रैली पर हमला करते हुए RJD नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने BJP पर तंज किया। तेजस्वी ने कहा है कि देश में महामारी फैली हुई है और BJP को चुनाव की चिंता है। तेजस्वी ने कहा कि 9 जून को उनकी पार्टी अमित शाह के डिजिटल रैली का विरोध करके अपने तरीके से करेगी। कोविड-19 महामारी काल में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव संभव है या नहीं। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से मिलकर महामारी के दौरान विधानसभा चुनाव कराया जाए या नहीं, इसको लेकर राय व्यक्त करने को कहेगा तो उस वक्त RJD अपना मंतव्य रखेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव अगर वक्त पर होता है तो पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी, मगर इस वक्त उनकी पार्टी की प्राथमिकता केवल गरीबों को राहत देने की है। उन्होंने कहा, शर्म की बात है कि अभी भी प्रवासी मजदूर लौटकर अपने घर को नहीं पहुंच रहे हैं। गरीब भूखे हैं और मर रहे हैं और लोग चुनाव की बात कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शर्म हो तो इस्तीफा देकर घर बैठ जाओ। सोनू सूद से मदद मांगने पर भाजपा MLA पर भड़की अलका लांबा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और दिल्ली की चांदनी चौक सीट से पूर्व विधायक अलका लांबा एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार भी उनका चर्चा में आना राजनीतिक है। हुआ यूं कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से श्रमिकों को लाने के लिए मदद मांगी, तो इस पर अलका लांबा भड़क गई। इस पर अलका लांबा ने ट्वीट के जरिए हमला करते हुए कहा कि देश और राज्य में इनकी ही पार्टी की सरकार होते हुए भी सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं। नाराज अलका लांबा ने तो इस्तीफा तक मांग लिया। यह है पूरा मामला। बता दें कि देश भर में अब भी श्रमिक जहां तहां फंसे हुए हैं, वहीं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ऐसे श्रमिकों को अपने पैसे से उनके घर भिजवा रहे हैं। इसको लेकर उनकी खूब तारीफ भी हो रही है। रीवा से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने भी ट्वीट कर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से श्रमिकों को लाने के लिए मदद मांगी है। ट्वीट में विधायक ने मुंबई में फंसे मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिले के निवासियों की सूची बनाकर सोनू से गुहार लगाई है। इस पर नाराज अलका लांबा ने भाजपा विधायक के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्वीट किया है, आंखों पर यकीन नहीं होता कि जो खुद विधायक और पूर्व में मंत्री भी रहा, मध्य प्रदेश और देश में इन्हीं की सरकार है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इन्हीं की पार्टी के हैं। महाराष्ट्र में भी इनके सांसद और विधायक हैं, फिर भी मदद सोनू सूद से मांग रहे हैं।
थोड़ी भी शर्म हो तो इस्तीफा देकर घर बैठ जाओ, बेहतर होगा। बताते चले कि बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला ने अपने ट्वीट में लिखा है, सोनू सूद जी, ये रीवा सतना मध्य प्रदेश निवासी काफ़ी दिनों से मुंबई में फंसे हुए हैं और अभी तक वापस नहीं पहुंच पाए हैं। कृपया इनको लाने में हमारी मदद करें। बता दें कि अलका लांबा ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। इस पर उनके खिलाफ लखनऊ में मामला भी दर्ज कराया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।